प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको ग्रेविटेशन के बारे में बताया था और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था और उसकी कुछ एप्लीकेशन बताई थी, ठीक है ना। और जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू निकाल के दिखाई थी आपको 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आज जो है उससे आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं और आज मैं बताने वाला हूं आपको कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज, कल वाला फार्मूला तो कल वाला ही काम आएगा। कल मैंने बताया था ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो फोर्स है इस यूनिवर्स में बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। और ये जी मैंने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके लगाया था, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि आपने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं और दोनों का मास 1 kg, क्योंकि स्मॉल साइज और बिग साइज की बात कर रहे हैं तो हम 1 kg के मान लीजिए ले लेते हैं। अब जब इसके अंदर इसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं इस फार्मूले में, g की वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इन दोनों का मास क्या है, m1 m2 1 kg है और डिस्टेंस इनका 1 मीटर मान लिया। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो ये 1 सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और फोर्स जो है सीधा आएगा 6.67 10⁻11 न्यूटन के बराबर। तो ये आपने क्या देखा कि हम चारों तरफ देखते हैं, हर वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है परंतु एक दूसरे की जाके चिपकती क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कारण यही है कि जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं जो धरती के ऊपर हैं वो अट्रैक्ट तो कर रही हैं एक दूसरे को, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, कल भी मैंने जिक्र किया था, परंतु जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगातार लगा रखा है। उनके मास के अकॉर्डिंग वो लगेगा और उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगता रहेगा, उन पर वो फोर्स लगता रहेगा, परंतु वो उसमें मोशन पैदा नहीं कर पा रही है। जैसे मान लीजिए ये चीज मैंने यहाँ रख दी है, यहाँ रखी हुई है, दूसरी यहाँ लाता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा है परंतु ये आपस में मूवमेंट नहीं है इनके अंदर। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच में वो बहुत कम है। इनके बीच में जो आपस का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है और इनके ऊपर हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए इनके अंदर जो है मूवमेंट्स आपको ऑब्जर्व नहीं होता है जबकि ये फोर्स लगा रही होती है। ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि हर ऑब्जेक्ट इस ब्रह्मांड में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे हुए है, फोर्स लगा हुआ है, परंतु वो हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स कम होता है, उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है, उन पर कोई दूसरा फोर्स और लगा रही है, कोई बॉडी जिसका मास ज़्यादा है। जैसे हम अर्थ पे रहते हैं तो हम पर मास जो है, हमारा मास धरती की तुलना में बहुत कम है और हमारे ऊपर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है बनिस्बत दूसरी चीज़ों के, इसलिए हम दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं खींचते हैं, हमें मूवमेंट नहीं होता है। अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। जो कल मैंने बताया था कि जो ये नीचे जो देखो इसके अंदर आर स्क्वायर आता है, इस फार्मूले में ये जो आर स्क्वायर आता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसका डेरिवेशन सिखाने से पहले मैं जोहान्स केपलर का जिक्र करता हूं। केपलर्स लॉ, जोहान्स केपलर ने 3 नियम दिए थे और आप पढ़ते आ रहे हो कि हमारे सन के चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो अंडाकार सर्कल में घूमते हैं। कंप्लीट यूनिफॉर्म सर्कल नहीं, एक जैसा सर्कल नहीं है, यानी कि वो कैसा सर्कल है, वो इस प्रकार का इलेप्टिकल ऑर्बिट, इसको इलेप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। और इसमें मान लीजिए सन यहां पर है तो पहला पॉइंट हमारे
हमारे केपलर साहब ने कहा, जोहान्स केपलर ने, कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में, यानी कि इलेप्टिकल सर्कल एक तरीके का, इसमें वो घूमते हैं, इसमें घूमते हैं। तो पहला उन्होंने जिक्र किया इलेप्टिकल ऑर्बिट का। दूसरा उन्होंने जिक्र किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी आपने देखा है, जैसे ही पास आएंगे डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो मान लीजिए कोई प्लेनेट है, यहां पर ये P में लिख रहा हूं, प्लेनेट है। जैसे ही प्लेनेट की दूरी यहां से ज्यादा होगी, ये धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा, और जैसे ये यहां आएगा, पास आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो तेजी से ये घूमेगा। तो दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो प्लेनेट है वो उस इलेप्टिकल ऑर्बिट में, वो उस, मान लीजिए यहां से यहां आ गया है और टाइम हमने ले लिया है T, टाइम फिक्स है, तो ये इतना एरिया कवर किया इसने, इतना एरिया स्वैप किया है, परंतु जैसे ही ये प्लेनेट यहां आता है, फोर्स जो है, डिस्टेंस जो है कम हो गया है, और कम होने से तेजी से चलेगा, तो यहां जितनी ये डिस्टेंस कवर कर रहा था उसकी तुलना में यहां तक आ जाएगा। ये प्लेनेट इतना डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही टाइम में। तो कहने का मतलब ये है, केपलर ने सेकंड पॉइंट बताया है, केपलर का सेकंड लॉ है, ये कहता है कि अगर टाइम फिक्स है और जो प्लेनेट इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसके द्वारा कवर किया गया एरिया किसी फिक्स टाइम में किसी भी जगह यहां पर हो, वो समान होता है। मतलब कहने का कि ये एरिया A1 और ये एरिया A2, तो एरिया A1 इज इक्वल टू A2 होता है। ये उन्होंने सेकंड पॉइंट के अंदर बताया केपलर ने। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब कोई ऑर्बिट ऐसा होता है तो उसमें जैसे ही घूम रहा है तो इसके दो रेडियस दिखाई दे रहे हैं आपको, कि एक रेडियस यहां है, एक रेडियस यहां है। ये मान लीजिए इसका R1 है और ये इसका रेडियस R2 है, दो रेडियस हो गए। अब हमें जो केपलर ने तीसरे पॉइंट में कहा, उन्होंने कहा कि जो ये जो टाइम है, टाइम का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मीन रेडियस के। तो मीन रेडियस कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मीन रेडियस है, मीन मींस एवरेज रेडियस। तो उन्होंने कहा कि जो टाइम स्वेप्टिंग का है, जो स्वेप कर रहा है, प्लेनेट मूव कर रहा है, तो इसमें जो टाइम लिया जा रहा है किसी भी मूवमेंट पर, चाहे वो यहां लिया गया हो चाहे वो यहां लिया गया हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मीन रेडियस के क्यूब के, मीन रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये उन्होंने तीसरा पॉइंट बताया केपलर ने। तो आपने देखा कि यहाँ टी स्क्वायर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। तो यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटा देते हैं, तो देखो टी स्क्वायर और ये आर नीचे आ जाएगा, या आप इसको लिख सकते हो कोई कांस्टेंट होगा, इनटू में आर क्यूब है। तो आपने यहां से देखना है कि टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब, ये कोई कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। तो बेटा ये तीसरा रिलेशन जो है, ये जो है न्यूटन के काम आएगा, क्योंकि न्यूटन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर लिखते हैं अपने फार्मूले में, तो वो इसी से रिलेट होकर के निकाला जाएगा। वो मैं जो है अभी आपको निकाल के दिखाता हूं कि कैसे न्यूटन ने इस केपलर के थर्ड लॉ को अपने इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल लॉ, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिराइव करने में यूज किया है।
ड्राइव करने में यूज किया, वो अभी मैं इसमें बताने वाला हूं। तो बेटा मैं बता रहा था कि किस तरीके से न्यूटन ने जो है केपलर के थर्ड लॉ को यूज किया। मान लीजिए ये एक सन है आपका, इस सन के चारों तरफ ये कोई प्लेनेट मूव कर रहा है और इसका रेडियस क्या है, आर है, और ये एक जो सर्कल पूरा करता है यानी कि एक रिवोल्यूशन पूरा करता है उसमें टाइम टी ले रहा है। तो मैंने ये लिखा लेट द मास ऑफ द प्लेनेट, आपने क्या मान लिया, m मास मान लिया। अब वो ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी और उसकी वेलोसिटी हमने v मान ली। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि जब किसी पत्थर को ऐसे घुमाते हैं और धागे से बांध रखते हैं तो वो जो फोर्स होता है उसका निकालने का हमारे पास फार्मूला है कि उसके मास को हम वेलोसिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और रेडियस से डिवाइड कर दें। ये फार्मूला है इसका फोर्स निकालने का। परंतु आपने यहां देखा मास क्या है, मास तो कांस्टेंट है, तो m इज कांस्टेंट। तो आपने देखा है कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसको हटाते हैं तो क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट है मास, अगर मैं इसको हटा देता तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा, यानी कि फोर्स जो सेंट्रीपिटल है वो v² में r रह जाएगा। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई मान लीजिए। अब जो आपका प्लेनेट है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में मान लीजिए वो टाइम t लेता है। इफ मैंने लिखा है इफ t टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, सूर्य के चक्कर काटने में अगर ये प्लेनेट t टाइम लेता है तो इसकी वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब हम इसको एक सर्कुलर मानते हैं, गोल है, तो इसकी सरकमफ्रेंस यानी कि वो 2 पाई r आएगी। तो आप जो है 2 पाई r को जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी आपकी। तो परंतु यहां पर भी आप देखते हैं कि जो 2 पाई है, ये जो 2 पाई है ये एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे तो ये r/t आ जाएगा। अब देखिए, क्योंकि वहां क्या था, केपलर का तीसरा नियम क्या कहता है, r³ t² इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ऐसे लिख दे t², ऐसे जैसे ये था, मैंने यहां समझाने की कोशिश की है कि t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, तो r³ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है, तो इनकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो। तो ये आप जैसे r³ ये भी कांस्टेंट ही कहलाएगा, ठीक है साहब। तो मैंने यही बताया है कि यहाँ जो है स्क्वायर मतलब क्यूब की कॉन्सेप्ट है, तो न्यूटन के दिमाग में ये आया कि अब इसका यहाँ से स्क्वायर किया जाए। क्योंकि यहाँ हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो हमने इसका स्क्वायर किया, r² आ गया। परंतु केपलर का नियम क्या कहता है, r³ होना चाहिए। तो किसी भी क्वांटिटी को आपको मालूम है जिस चीज से आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हो उसी से आप उसको नीचे डिवाइड कर दें तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। मान लीजिए 5/2 है, ऊपर भी आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25/10 ये सेम है, आपने फ्रैक्शन छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो किसी सेम क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करें उसी से डिवाइड कर देते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ r² है तो ऊपर r से ही मल्टीप्लाई किया है, तो वो ये r³ हो जाएगा और नीचे r से डिवाइड कर दिया है। तो अब ये कंसेप्ट बनी आपके पास r³ और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के। तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया, क्योंकि ये r³ हमारे केपलर सर ने बताया कि वो कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट है, इसको हम हटा सकते हैं, तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनी है। v² की वैल्यू आप इसमें रख दें, देखो ये वाले,
ये v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखिए, देखो मैंने रखा है v की जगह क्या लिखा 1/r और नीचे ऑलरेडी r है, तो ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया 1/r²। तो ये चीज मैंने बताई कि यहां से जो है न्यूटन के दिमाग में आया कि जो ये फोर्स लग रहा है दो बॉडी के बीच में, तो उनके सेंटर के बीच की दूरी r है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो फोर्स होता है। तो ये है हमारे डेरिवेशन कि कैसे हमारे न्यूटन के माइंड में ये आया केपलर के नियम से कि उन्होंने ये कंसेप्ट ली कि जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये आया। अब यहां पर देखिए दो बॉडी की बात हो रही है, दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो यहां न्यूटन का तीसरा नियम वैलिड है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, वो जब एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो बराबर होता है, जितना एक्शन का फोर्स होता है उतना ही रिएक्शन का फोर्स होता है, परंतु वो अपोजिट होता है। तो ऐसा ही फोर्स सब बॉडियां हमारे यहाँ लगा रही हैं, अर्थ पे लगा रही हैं। तो अपने को मालूम है कि F = ma और यहाँ ma, तो आपका एस्केलेशन क्या हो जाएगा F/m। एस्केलेशन क्या हो जाएगा F/m। ये थर्ड लॉ की बात कर रहा हूं, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ग्रेविटेशन में भी ये काम आता है। तो हमें पता है फोर्स होता है मास इनटू एस्केलेशन, तो यहां से एस्केलेशन क्या है फोर्स अपॉन मास। यदि मास कम होगा, इफ m इज लेस, अगर ये डिवाइड वाली क्वांटिटी कम है तो एस्केलेशन क्या होगा मोर, ज्यादा होगा। इफ m इज मोर तो आपका एस्केलेशन क्या होगा लेस होगा। तो आप क्या देखते हैं कि हमारा जो मास है वो बहुत कम है, इसलिए हम में एस्केलेशन ज्यादा होता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है उसमें एस्केलेशन ज्यादा है, परंतु हमारी अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। उसकी तुलना में हमारी अर्थ का मास जो है, मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा होने के कारण उसका एस्केलेशन बहुत कम है, इसलिए हमारी अर्थ का एस्केलेशन ऑब्जर्व नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि जब एक बॉडी दूसरे पर फोर्स लगाती है तो दूसरी भी लगाती है। यानी कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और नीचे हमारी बहुत बड़ी अर्थ है और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगा रहा है तो आपकी अर्थ भी तो इस पर लगा रही होगी फोर्स, और जब हम इसको छोड़ते हैं तो इसका एस्केलेशन ज्यादा होने की वजह से नीचे की तरफ गिरता है, परंतु हमारी अर्थ का एस्केलेशन क्या है, अर्थ का मास ज्यादा होने के कारण एस्केलेशन लेस होता है। ए क्या है लेस है, बहुत कम है, तो इसलिए हमारी अर्थ ऊपर उठती हुई हमें नहीं दिखाई देती, जबकि वो ऑब्जेक्ट हमें नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम फेंकते हैं वो अर्थ के नीचे, अर्थ की तरफ नीचे की तरफ आता है, हमारी अर्थ भी उसकी तरफ जा रही है, परंतु इसका एस्केलेशन बहुत कम है, इसलिए वो ऑब्जर्व नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो ऑब्जेक्ट ही नीचे आता है, हमारी अर्थ ऊपर नहीं जाती है। और जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो हमारी अर्थ की फोर्स को मैंने ग्रेविटी बोला था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये डाउनवर्ड है, तो ये एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एस्केलेशन पैदा हुआ है इस ऑब्जेक्ट में डाउनवर्ड की वजह, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ग्रेविटी हमारी अर्थ की अट्रैक्टिंग पावर है। परंतु अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हो, जैसे ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका तो नेगेटिव एस्केलेशन हो गया। तो नेचुरली आपने पढ़ा है फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर कि जो नेगेटिव एस्केलेशन होता है, नेगेटिव एस्केलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं।
उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो आज के दिन बेटा मैंने यही आपको बताया है। ग्रेविटेशन लॉ के बारे में जिक्र करते हुए मैंने केपलर के तीनों नियम बताए। केपलर के नियम के बाद जो केपलर का तीसरा नियम है उसकी सहायता से कैसे न्यूटन ने अपने फार्मूले के अंदर यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में r² का डेरिवेशन किया, वो मैंने आपको बताया है। और फिर तीसरी बात बताइए कि न्यूटन का तीसरा नियम भी जो है ना इस ग्रेविटेशन लॉ में वैलिड है, लागू होता है। इसको मैंने समझा दिया है कि दोनों में फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से जो आपका एस्केलेशन है उस पर क्या असर पड़ता है, मास ज़्यादा तो एस्केलेशन कम, मास कम तो एस्केलेशन ज़्यादा है। हमारा मास कम होता है तो हम में एस्केलेशन दिखाई देता है, हम नीचे की तरफ आते दिखाई देते हैं। हमारी अर्थ का मास ज़्यादा होता है तो हमारी अर्थ ऊपर जाती हुई नहीं दिखाई देती, जबकि उसमें एस्केलेशन थोड़ा होता है, वो ऑब्जर्व नहीं होता है। तो ये चीज़ मैंने बताई है। आज जो है आप इतना ही कर लें, इतना दोहरा लें, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंड करूँगा।